बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, याद होगा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को। और याद होगा कि कंडक्टर्स में हमने ये बताया था कि जिसमें कंडक्टिविटी, ऐसे मटेरियल जिसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो लार्जर होती है, उसमें से चार्जेस या करंट इजीली पास होता है, उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। और आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आता है पेपर में, और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। सुपर कंडक्टर्स, द मटीरियल्स, आई हैव रिटन डेफिनेशन स्टूडेंट्स, लुक एट द डेफिनेशन। सुपर कंडक्टर्स, द मटीरियल्स विच शो रिमार्केबल फॉल इन द रेजिस्टिविटी विद द फॉल ऑफ द टेम्परेचर, इसे हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि वो मटेरियल जिसमें रेजिस्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ज़ीरो बन जाती है, और इन्हें हम सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। यानी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो बन जाती है विद द फॉल ऑफ द टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर्स का। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में टेम्परेचर का मैंने जिक्र किया। अब वो टेम्परेचर कौन सा है स्टूडेंट्स? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर की यहाँ पे डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल बिकम ज़ीरो। यानी ऐसा टेम्परेचर जिस जगह पे एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल बिकम ज़ीरो, जिस जगह पे रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। लुक एट द डेफिनेशन हियर स्टूडेंट्स, क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड इट इज़ नोटेड बाय TC। क्रिटिकल टेम्परेचर TC से ज़ाहिर करते हैं। एंड वी ड्रा द ग्राफ बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर स्टूडेंट्स, इस एक्सिस में हम टेम्परेचर को लेते हैं और ये वाला जो एंड वर्टिकल एक्सिस में हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी को ले रहे हैं। ये रेजिस्टिविटी है और ये हमारे पास टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस टेम्परेचर और वाई एक्सिस में रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस जगह पे ये क्रिटिकल टेम्परेचर है और इस जगह पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? ज़ीरो है। यानी एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इस रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो। सो दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट द क्रिटिकल टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो। तो ये ग्राफ आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, दैट इज़ द ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी बिकम ज़ीरो। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर के राइज होने से। अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स ज़ीरो हो जाए एंड हैज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स टू ज़ीरो, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है स्टूडेंट्स बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, नो एनर्जी इज डिसिपेटेड। कोई एनर्जी की यहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा, कोई एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होगी। नो एनर्जी इज डिसिपेटेड अक्रॉस द मटेरियल एंड इट बिकम्स अ परफेक्ट कंडक्टर, और इसे हम परफेक्ट कंडक्टर का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, परफेक्ट कंडक्टर कहेंगे। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स वैल्यू इज ज़ीरो, देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती क्रॉस द मटेरियल एंड इट बिकम्स अ परफेक्ट कंडक्टर, और ये परफेक्ट कंडक्टर होगा। एंड करंट कंटिन्यूस विदाउट द सोर्स ऑफ एन EMF, और करंट की जो कंटिन्यूशन है स्टूडेंट्स सोर्स के बगैर होगी, तो स्टूडेंट्स इसे हम परफेक्ट कंडक्टर का नाम देंगे स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि इन 1911 में एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट्स, ये आपने डेट याद रखनी है, 1911, कैमरलंग ऑर्नेस। Camerlung Ornes observed that electrical resistance of the mercury disappears, it becomes zero suddenly below a temperature 4.2 Kelvin. So 4.2 Kelvin is the critical temperature for mercury, और mercury के लिए इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 4.2 Kelvin होती है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 1911 में स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम कैमरलंग ऑर्नेस, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मर्करी बिकम ज़ीरो at this particular temperature, that is the critical temperature,
एंड इट्स वैल्यू फाउंड टू बी 4.2 केल्विन। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स की वैल्यू स्टूडेंट्स डिफरेंट होती है, ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब मैं एमसीक्यूज के रिलेटेड स्टूडेंट्स और मटेरियल्स की मैं बात करूंगा। लुक एट हियर सम अदर मटेरियल्स, जैसे एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू 1.18 केल्विन होती है स्टूडेंट्स, ये बात आपने। टीन के लिए इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है 3.42 केल्विन होती है। और लेड के लिए इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है 7.24 केल्विन। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर एमसीक्यूज आर कंसर्न। इसमें से एमसीक्यूज में से इनमें से कोई एक पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू जो है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कितनी होती है। आपको इनका नेम याद होना चाहिए और क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मरकरी के लिए मैंने बताया 4.2 केल्विन, उसके बाद एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू 1.18 केल्विन, टीन के लिए इसकी वैल्यू 3.472 केल्विन और लेड के लिए इसकी वैल्यू 7.24 केल्विन। बिकम सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है एट वेरी लो टेम्परेचर्स, यानी लो टेम्परेचर पे दे बिकम सुपर कंडक्टर्स। उसके बाद आते हैं इन 1986 अ न्यू क्लास ऑफ सिरेमिक्स मटेरियल्स। सिरेमिक्स मटेरियल स्टूडेंट्स आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वाश बेसिन जिससे बनते हैं मटेरियल से, और वर डिस्कवर्ड विच बिकम सुपर कंडक्टर एट ए हाई टेम्परेचर, और ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 125 केल्विन, 125 केल्विन के बराबर है। एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कोई भी सुपर कंडक्टर जिसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो 77 केल्विन के बराबर हो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन इज रिफर्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इसे हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। दोबारा सुन लें, एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव कितना होना चाहिए 77 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन इज रिफर्ड एज हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। इसे हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट में आते हैं रिसेंटली अ कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनके नाम याद रखना है। कम्प्लेक्स क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर नाम क्या है जी, यट्रियम बेरियम कूपर ऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये लास्ट टाइम बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स आ चुका है। यट्रियम बेरियम कूपर ऑक्साइड फार्मूला आपने याद रखना है YBA2Cu3O7। so that is the formula for yttrium barium copper oxide YBA2Cu3O7 have been reported as superconductor at 163 केल्विन। 163 केल्विन पे ये सुपर कंडक्टर डिक्लेयर हो गया। और इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो -110 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किसने दरियाफ्त किया था बाय प्रोफेसर याऊ लाइन्स ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो स्टूडेंट्स यट्रियम बेरियम कूपर ऑक्साइड, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और रिपोर्टेड सुपर कंडक्टर किस टेम्परेचर पे 163 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी वैल्यू -110 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो। और ये नाम याद रखना प्रोफेसर याऊ लाइन्स ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप अ सुपर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर। ये स्टूडेंट्स दैट अगर ये चीज़ हो जाती है, इफ इट हैपन्स इट विल बी अ रेवोल्यूशन फिजिक्स। तो ये फिजिक्स में एक इनकलाब होगा कि साइंटिस्ट की रिसर्च में लगे हुए हैं कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर जो है वो डेवलप हो जाए। अब देखिए रूम टेम्परेचर पे अगर सुपर कंडक्टर डेवलप हो जाता है तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे 0 हो जाती है। तो शोरली करंट जो है वो इजीली आप विदाउट डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी जो है ना यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। दिस विल क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी टू यूज एनर्जी विदाउट लॉस, यानी एनर्जी विदाउट लॉस, देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी। और अगर ये हो जाता है यानी सुपर कंडक्टर डेवलप हो जाए, साइंटिस्ट इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे कोई सुपर कंडक्टर जो है रूम टेम्परेचर पे अगर डेवलप हो जाता है तो स्टूडेंट्स विल बी अ रेवोल्यूशन स्टेप इन दी फिजिक्स स्टूडेंट्स इन दी वर्ल्ड। तो इसमें विदाउट डेसिपेशन ऑफ द एनर्जी जो है वो करंट फ्लो करेगा। सुपर कंडक्टर्स, अब इसकी एप्लीकेशन स्टूडेंट्स
यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो दीज आर 3 एप्लीकेशंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो दीज आर 3 एप्लीकेशंस। वन इज दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI स्टूडेंट्स, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें आप यूज करते हैं। यानी ब्रेन के अंदर कोई एनोमलीज हैं स्टूडेंट्स, ब्रेन ट्यूमर है, तो इसको डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका MRI करवा के लाएं। तो MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है, MRI। उसके बाद मैग्नेटिक लिविएशन ट्रेन जिसे आप कहते हैं, ये बुलेट ट्रेन है स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और अराउंड अबाउट 500 to 600 किलोमीटर पर आवर, यानी वेरी वेरी लार्ज वन। एंड देन वी आर द पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स, ये भी इसकी एप्लीकेशंस में शामिल हैं स्टूडेंट्स। तो ये 3 एप्लीकेशंस आपने इसकी याद रखनी है स्टूडेंट्स। दे आर यूज्ड इन सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, देन मैग्नेटिक लिविएशन ट्रेन जिसे हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। मैंने कहा वेरी हाई वेलोसिटी के साथ ये ट्रेन जो हैं ये मूव करती हैं, और पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड फास्ट कंप्यूटर चिप्स जो हैं, दीज आर एप्लीकेशंस। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लुक एट द केस हियर स्टूडेंट्स, वी हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको याद होगा कि पहले हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फिर हमने कल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स। लुक एट दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नंबर 1 पे आता है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग बार मैग्नेट इज लाइक अ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लॉन्ग सोलोनाइड। सोलोनाइड के तौर पे, लॉन्ग सोलोनाइड के तौर पे ये ऐड करता है कैरिंग करंट, जिसमें से करंट फ्लो करे। सोलोनाइड मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको बता चुका हूँ कि हार्ड मैग्नेट, एक हार्ड मटेरियल से ये बना होता है, कॉइल की शेप में हार्ड मटेरियल होता है, और इसके अंदर जब करंट पास करता है तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के तौर पे ये एक्ट करता है। ये आप देख रहे हैं बार मैग्नेट कहते हैं, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल होता है और दूसरा एंड साउथ पोल होता है। और मैग्नेटिक लाइन जो है दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से ये आप देख रहे हैं ये स्टार्ट हो रही हैं, और एंड कहां पे हो रहा है, साउथ पोल में एंड हो रहा है स्टूडेंट्स। और इसी तरह अगर आप सेकंड पे आए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट रिजेंबल्स दैट अ सिंगल लूप। अगर सिंगल लूप आप लेते हैं जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट बार मैग्नेट। तो ये एक शॉर्ट बार मैग्नेट के तौर पे ऐड करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और स्टूडेंट्स मैग्नेट के वाले से आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसके पोल्स पे स्ट्रॉन्गर होता है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखिए मैग्नेटिक लाइन जो है दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, साउथ पोल पे एंड हो रहा है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को रिपेल करेगा। एंड इफ देयर अपोजिट पोलैरिटी, अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पड़े हों तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें आपको नेक्स्ट में आता है नंबर 3 पे, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स द मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स आर करंट आर ड्यू टू द मूविंग चार्जेस। तो यहां से हमें ये रिजल्ट स्टूडेंट्स, हमने याद होगा चैप्टर नंबर 14 में हम डिस्कस किया था कि जब भी किसी वायर में से, किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इसी तरह मैग्नेट है तो मैग्नेट के गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट्स और करंट्स। और करंट क्या होता है, ड्यू टू मूविंग चार्जेस, यानी मूविंग चार्जेस की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। नंबर 4 पे आ जाए, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस generates a small magnetic field and at the same time it spins around its own axis that also give rise to magnetic field। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की दोनों मोशंस होती हैं, इसकी स्पिनिंग मोशन भी होती है और ऑर्बिटल मोशन भी होती है। स्पिन मोशन भी और नंबर 2 पे ऑर्बिटल मोशन भी, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। वी आर द 2 मोशंस, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। स्पिन क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करे, यानी अपने एक्सिस के गिर्द अगर बॉडी रोटेट करता है तो उसकी स्पिनिंग मोशन है। और ऑर्बिटल मोशन ये होती है कि वो बॉडी मूव्स इन अ सर्कल,
और कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो इसकी मोशन जो है वो ऑर्बिटल मोशन होती है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है जनरेट्स अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एंड एट द सेम टाइम इज इट स्पिनिंग मोशन भी है और ऑर्बिटल मोशन भी है, तो दैट आल्सो गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। तो दो किस्म के मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होंगे, एक स्पिनिंग मोशन की वजह से और दूसरा ऑर्बिटल मोशन की वजह से। इन सम ऑफ द सब्सटेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन कैंसिल ईच अदर। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं स्टूडेंट्स कि जिनमें जो मैग्नेटिक फील्ड्स स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे सपोर्ट ईच अदर, किसी जगह सपोर्ट करते हैं और किसी जगह ये कैंसिल आउट करते हैं। यानी कि आप ये कहते हैं कि इफ दे कैंसिल ईच अदर एंड दीज सब्सटेंसेस बिकम नॉन मैग्नेटिक, और ये सब्सटेंसेस क्या होंगे, नॉन मैग्नेटिक होंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन से, इफ दे कैंसिल ईच अदर तो सब्सटेंसेस बिकम नॉन मैग्नेटिक, और सब्सटेंसेस जो हैं ये स्टूडेंट्स नॉन मैग्नेटिक बन जाएंगे। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। Whereas in some materials the magnetic field is due to orbital motion of the electron around the nucleus and spin motion of the electron around its own axis, और अगर ये सपोर्ट ईच अदर तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस होगा एंड क्रिएट एज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों मोशन, क्योंकि ये दोनों मोशन सपोर्ट कर रही हैं, स्पिनिंग मोशन से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है और ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर ये दोनों फील्ड जो हैं ये सपोर्ट करें तो दे एड अप एंड क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगा। इन मटेरियल्स को क्या करेंगे, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इन मटेरियल्स को हम स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स का नाम देते हैं। Thus, the source of magnetism is the orbital and spin motions of an electron. तो यहां से हमें ये पता चला कि इस मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां से मैग्नेटिज्म का सोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हमने अभी सोफा जो हमने डिस्कस किया है स्पिनिंग मोशन और ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स की, और दोनों फील्ड जो हैं ये क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो देन द मटेरियल बिकम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल एंड इफ दे सपोर्ट ईच अदर, अगर ये दोनों सपोर्ट करते हैं तो वी हैव द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, और इस मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। Thus the source of magnetism is the orbital and spin motions of electrons. The magnetic materials form north and south poles, और इस तरह मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं उसको हैं स्टूडेंट्स जिसका एक एंड नॉर्थ होता है और दूसरा एंड साउथ पोल होता है। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। तो ये स्टूडेंट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे ये कंफर्म है कि आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। यानी अगर आप किसी भी मैग्नेट को, अगर आप ये देखें ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, अगर आप इसको कट कर दें सेंटर से तो आप इसको आइसोलेशन में नहीं ले सकते। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो आइसोलेट नहीं कर सकते, यानी अलग नहीं कर सकते। अगर एक एंड नॉर्थ आप अलग करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे एंड पे साउथ पोल जो है वो अपीयर हो जाता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी।